नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी रात का खौफ। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है उस एहसास की जब इंसान को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि उसकी ज़िंदगी के फैसले शायद उसी के नहीं हैं। ये कहानी है निगरानी की, पहचान के टूटने की और उस सच्चाई की जिसे जानने के बाद इंसान आईने में खुद को भी शक की नज़र से देखने लगता है। ये कहानी है भोपाल की रहने वाली सना खान की। और अब जो आप सुनने वाले हैं वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि एक जिया हुआ डर है। मेरा नाम सना खान है और आज मैं जो कुछ भी बता रही हूँ वो मैं इसलिए नहीं बता रही कि मुझे सहानुभूति चाहिए, बल्कि इसलिए कि अगर कभी आप भी ऐसा महसूस करें कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके डर किसी और को आपसे बेहतर पता है, तो आप समझ जाएं कि ये सिर्फ आपका वहम नहीं है। मैं भोपाल की एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बचपन से ही मुझे शांत रहना पसंद था। मैं लोगों को देखती थी, उनके हाव भाव समझती थी। शायद यही वजह थी कि मैंने क्रिमिनोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी चुना। मुझे ये जानना था कि इंसान डर के सामने कैसे बदलता है। जब मुझे दिल्ली की AR ग्लोबल सॉल्यूशन से ऑफ़र मिला तो मुझे लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई है, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि ये ऑफ़र मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरी प्रोफाइल से जुड़ा था। दिल्ली पहुँचने के बाद शुरू में सब कुछ बहुत प्रोफेशनल था। ऑफिस के गेट पर बिना कार्ड के एंट्री नहीं, हर जगह कैमरे, और हर कैमरा जैसे सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि याद रखने के लिए लगा हो। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि यहाँ लोग हंसते कम हैं और देखते ज़्यादा हैं। ऑफिस में मेरे काम का असली मतलब मुझे धीरे धीरे समझ आया। मुझे लोगों के डेटा दिए जाते थे, उनके डर, उनकी नींद की आदतें, उनके अकेलेपन के पैटर्न। मुझसे पूछा जाता था कि कौन सा इंसान कब टूट सकता है। शुरू में मैंने इसे रिसर्च समझा, लेकिन अंदर कहीं कुछ अजीब सा चुपता रहता था। फिर फ्लैट की तलाश शुरू हुई और नूर मंजिल फ्लैट 303 मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उस फ्लैट में कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी टेस्ट का अगला स्टेज पार कर चुकी हूँ। वहाँ की खामोशी सामान्य नहीं थी, वो खामोशी सुनाई देती थी। कई बार जब मैं बिल्कुल शांत बैठी होती तब भी मुझे लगता जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर पन्ने पलट रहा हो। मैं अपनी माँ की आवाज़ याद करने की कोशिश करती, लेकिन वो आवाज़ धुंधली हो जाती, जैसे मेरी यादों पर किसी ने हल्की हल्की परत चढ़ा दी हो। धीरे धीरे मेरी आदतें बदलने लगीं। मैं देर तक आईने में खुद को देखती रहती। कभी कभी मुझे लगता कि मेरी आंखों में जो डर है वो मुझसे पहले पैदा हो चुका था। लैपटॉप खोलती तो अजीब से ग्राफ दिखते जिन पर मेरा नाम नहीं होता, लेकिन मैं जानती थी कि वो मैं ही हूँ। कई बार स्क्रीन पर लिखा होता कि सब्जेक्ट सहयोग नहीं कर रहा है। कब मुझे एहसास हुआ कि मेरी हर प्रतिक्रिया, मेरा हर इनकार भी नोट किया जा रहा है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जब मैं रुकती वो भी रुक जाता, जब मैं तेज चलती वो भी तेज हो जाता। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि कोई था। उस दिन फ्लैट पहुँचते ही मुझे पहली बार साफ तौर पर डर लगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे फ्लैट की दीवारें मेरी बातें सुन रही हैं। कुछ दिनों बाद मेरे सपने बदल गए। अब सपनों में चेहरे नहीं होते थे, सिर्फ आवाज़ें होती थीं। आवाज़ें जो मुझसे सवाल पूछती थीं। तुम डर क्यों रही हो? तुम भाग क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम चुनी गई हो? मैं नींद से जागती तो दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि डर के साथ साथ एक अजीब सी आदत भी पैदा हो रही थी। मुझे अकेलापन अच्छा लगने लगा था, जैसे मेरा दिमाग खुद को इस माहौल के हिसाब से ढाल रहा हो। एक शाम मुझे ऑफिस से एक मेल आया जिसमें लिखा था कि मुझे अगले फेज के लिए तैयार रहना चाहिए। मेल पढ़ते ही मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसी रात फ्लैट में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जले हुए तार और पुराने कागजों की मिलीजुली बदबू। दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी हिलने लगी। मुझे लगा जैसे फ्लैट सांस ले रहा है। मैंने खुद से कहा कि यह सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन जब मैंने अपनी आवाज़ को ही रिकॉर्डिंग में सुना तब मेरा भ्रम टूट गया। मैंने भागने का फैसला किया। मैंने बैग पैक किया, ज़रूरी कागज़ निकाले, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची मेरे हाथ सुन्न हो गए। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बाहर गई तो मैं खुद को पूरी तरह खो दूंगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि डर सिर्फ मुझे रोक नहीं रहा, बल्कि मुझे बदल रहा है। मैं पहले जैसी सना नहीं रही थी। मैं अब उस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी जिसे मैं समझने आई थी। मुझे याद है कि मैंने आखिरी बार अपने फ़ोन में अपने घर की फ़ोटो देखी थी। फ़ोटो वही थी, लेकिन उससे जुड़ा एहसास गायब था। जैसे यादें तो हैं पर उनसे जुड़ी भावनाएं नहीं।
उसके बाद क्या हुआ ये मुझे ठीक से याद नहीं। बस इतना याद है कि जब मेरी आंख खुली मैं भोपाल में थी। सब लोग कह रहे थे कि मैं खुद लौट आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। आज मैं बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती हूँ। मैं काम करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, हंसती हूँ, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट चुका है। मैं अब भी लोगों को देखती हूँ, उनके डर समझती हूँ, और कई बार मुझे लगता है कि मैं वही काम कर रही हूँ जो मुझसे दिल्ली में करवाया जा रहा था। फर्क बस इतना है कि अब कोई मुझे आदेश नहीं देता, लेकिन आदतें बाकी हैं। दोस्तों, मैं ये कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डर हमेशा चीख कर नहीं आता। कभी कभी वो सिस्टम बनकर आता है, डेटा बनकर आता है, और आपको ये एहसास तक नहीं होने देता कि आप कब उसका हिस्सा बन गए हैं। अगर कभी आपको लगे कि आपकी सोच आपकी नहीं रही, कि आपके फैसले बहुत आसानी से बदले जा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि रात का खौफ सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, वो उजाले में, स्क्रीन के पीछे और आपके दिमाग के सबसे शांत कोने में भी बैठा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि सना खान की कहानी भोपाल लौटने के साथ ख़त्म हो गई थी, तो आप गलत हैं। असली डर तो वहीं से शुरू हुआ जहां सबको लगा कि वो सुरक्षित है। भोपाल लौटने के बाद शुरू के कुछ हफ्ते सना ने खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की। वो परिवार के साथ बैठती, हंसती, पुराने दोस्तों से बात करती, लेकिन हर बातचीत के बीच उसका ध्यान कहीं और रहता। उसे लगता था जैसे कोई उसकी हर प्रतिक्रिया को माप रहा हो। जब वो चुप रहती तब भी, जब वो मुस्कुराती तब भी। सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ लौटने के बाद भी उसके फ़ोन में अजीब नोटिफिकेशन आने लगे। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ स्क्रीन का अचानक जल जाना और फिर अपने आप बंद हो जाना। एक रात उसने सपने में वही फ्लैट देखा, नूर मंजिल, फ्लैट 303। लेकिन इस बार वो अंदर नहीं थी, वो बाहर खड़ी थी। बिल्डिंग की सारी खिड़कियां काली थीं, जैसे आंखें बंद कर ली गई हों। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। नींद खुलते ही उसके माथे पर पसीना था और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वो अभी भी वहीं खड़ी हो। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है, बल्कि उसके साथ आ गया है। कभी कभी वो किसी अनजान आदमी को देखती और अचानक उसके दिमाग में उस इंसान की पूरी प्रोफाइल बनने लगती। उसकी कमजोरी, उसका डर, उसका टूटने का पॉइंट। सना घबरा जाती। उसे याद आता कि यही काम वो दिल्ली में करती थी। फर्क बस इतना था कि अब कोई उसे डेटा नहीं दे रहा था, ये सब अपने आप हो रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने लैपटॉप को खोला जो वो दिल्ली से साथ लाई थी। उसने तय किया था कि वो उसे कभी ऑन नहीं करेगी, लेकिन उस दिन उसके हाथ अपने आप कीबोर्ड तक चले गए। स्क्रीन ऑन होते ही एक फोल्डर खुल गया। नाम था सब्जेक्ट कंटिन्यूएशन। उसके अंदर फाइल्स थीं, नई तारीखों के साथ, भोपाल की तारीखें, उसके घर की लोकेशन, उसके बाहर निकलने का समय। सना की सांस रुक गई। इसका मतलब साफ था, निगरानी कभी रुकी ही नहीं थी। उस रात उसने पहली बार साफ तौर पर महसूस किया कि वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, वो अब भी एक हिस्सा है, एक चलता फिरता हिस्सा। शायद यही वजह थी कि उसे छोड़ा गया था, ताकि देखा जा सके कि डर इंसान के अंदर कितनी दूर तक जड़ें जमा सकता है। उसे समझ आया कि कुछ प्रोजेक्ट कमरे में बंद नहीं रखे जाते, कुछ को खुली दुनिया में छोड़ दिया जाता है। सना ने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो खुद को इस सिस्टम से काट दे तो शायद ये सिलसिला टूट जाए। उसने फ़ोन बंद किया, इंटरनेट काटा, लोगों से मिलना कम कर दिया। लेकिन डर तब और गहरा हो गया। खामोशी में उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कभी कभी उसे लगता कि वो खुद से नहीं बल्कि किसी और से बात कर रही है, किसी ऐसे से जो उसे उससे भी बेहतर जानता है। एक शाम शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने ही अक्स को देखा। कुछ सेकंड तक वो अक्स हिला नहीं, फिर अचानक मुस्कुराया। सना पीछे हट गई। उस पल उसे एहसास हुआ कि सबसे खतरनाक निगरानी बाहर नहीं, अंदर होती है, जब इंसान का दिमाग खुद ही सिस्टम की तरह काम करने लगे। आज सना जिंदा है, वो इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि वो पूरी तरह आज़ाद है, क्योंकि हर बार जब आप किसी को समझ लेते हैं, किसी के डर को पहचान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई और भी आपको समझ रहा होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है।
अगर आपको कभी लगे कि आपकी सोच आपकी नहीं रही, कि आप लोगों को बिना वजह पढ़ पा रहे हैं, कि डर आपको कम और खालीपन ज्यादा महसूस हो रहा है, तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि रात का खौफ सिर्फ कहानी नहीं है। कभी कभी वो एक प्रयोग होता है और कभी कभी अगला सब्जेक्ट आप होते हैं।